ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोम का चैप्टर 2। चैप्टर 1 को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, लगभग 150 के आसपास हमने क्वेश्चन भी लगाया। तो आई थिंक जो हमने 3 पार्ट जो बनाया था पहले चैप्टर का, वो काम आया 150 क्वेश्चन करने में, क्योंकि बहुत सारे जो सोम के क्वेश्चन हमारे इन्हीं जो स्टार्टिंग चैप्टर 1 से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एसएससी जेईई आरआरबी जेईई में आते हैं। जनरली आप देखोगे गाइस, थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो कोई भी न्यू सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हो ना, कोई भी नया सब्जेक्ट देख लो, मैकेनिकल का खासकर पहला जो चैप्टर होता है वो सबसे बड़ा चैप्टर होता है, क्योंकि उसमें आपको बेसिक्स भी पढ़नी होती हैं और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी पढ़नी होती है ना। तो बस यही हाल था हमारा भी। चैप्टर सोम का जो चैप्टर 1 था वो बड़ा था, इसलिए हमने 3 पार्ट 1.5 घंटे का वीडियो बनाया और पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको 150 क्वेश्चन कराया और आई थिंक आप बहुत आराम से वो क्वेश्चंस को हैंडल कर लिए। चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। जनरली जो चैप्टर 2 था वो मैं 2 पार्ट में बनाने वाला था, बट मैं थोड़ा सा एनालिसिस दोबारा किया कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जूनियर इंजीनियरिंग में। पहले से नॉलेज था, बट मैं थोड़ा सा और डीप में देखना चाह रहा था, क्योंकि जनरली में जो चैप्टर 2 है, जिसका नाम मैं आपके सामने बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस रख रहा हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ इसमें पढ़ने के लिए है, बट हमें उतना नहीं पढ़ना है। जेई के लिए इतना हमें नहीं पढ़ना है। मैं पेपर को थोड़ा और अच्छे से देखा, थोड़ा डीप एनालिसिस किया तो देखा कि बस ऊपर ऊपर एक बेसिक नॉलेज आपको हो, उतना काफ़ी है सारे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। तो वही बेसिक नॉलेज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं डीप में जाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ आपको समझना सोम में बहुत ज़रूरी है। मैं आपको थोड़ा सा स्किप करके चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका सोम का कॉन्सेप्ट ही गुल कर रहा हूँ। मैं सोम का हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताते चल रहा हूँ। आप हर विश्वास मानो, हर चीज़ आप समझोगे, हर चीज़ जानोगे। कोई पूछ देगा कभी भी आपसे तो आप बता सकते हो सब चीज़ें, बट ज़्यादा डीप में जाकर आप नहीं बता पाओ, क्योंकि मैं डीप में उस तरीके से पढ़ा नहीं रहा हूँ। ज़्यादा डीप में अगर आपको चीज़ें पढ़नी है तो मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सोम के लेक्चर्स, जो मैं यूनिवर्सिटी लेवल का पढ़ाया हूँ और पूरी डीप में पढ़ाया हूँ। क्लियर है? तो चलिए लेट नहीं करते हैं, जल्दी से चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में के लास्ट में, जैसे ये दोनों चैप्टर में खत्म, मतलब हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 2 में खत्म करते हुए ही लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा। मेरे पास लगभग ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, वो हम लगाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस हम हमारा है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो गाइस ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, कहाँ से आ गया ये बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो हमने देखा, जब भी हम किसी बॉडी पे लोड लगाते हैं तो दो तरीके का लोड होता है। एक होता है नॉर्मल लोड, है ना, एक होता है हमारा ट्रांसवर्स लोड। बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं नॉर्मल लोड में दो तरीके का लोड होता है। एक होता है एक्सियली लोड, एक्सियल लोड। एक होता है हमारा इसेंट्रिक एक्सियल लोड, इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ट्रांसवर्स में भी दो होता है, एक होता है ट्रांसवर्स शियर लोड और एक होता है हमारा इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, है ना। एक्सियल लोड की वजह से जो इसकी इफेक्ट, ये लोड की वजह से कुछ इफेक्ट भी होंगे बॉडी में। तो एक्सियल लोड की वजह से बॉडी में एक्सियल स्ट्रेस डेवलप होता है, एक्सियल स्ट्रेस डेवलप होता है। एक्सियल लोड मतलब क्या, जैसे ये और बॉडी है, इसके सेंटर पे इस तरीके के एक्सियली अगर कोई लोड एक्ट हो तो इसके कारण एक्सियल स्ट्रेस डेवलप होता है। इसके बारे में हम इससे पहले लेक्चर में पूरे अच्छी तरीके से एक्सियल स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमने लोड पढ़ा, पहले लेक्चर में लोड के इफेक्ट पढ़ा, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है वो देखा, फिर मैंने एक्सियल स्ट्रेस आपको बता दिया। अब अगर हम इसेंट्रिक की बात करें, इसेंट्रिक क्या होता है, सेंटर से थोड़ी दूरी पे, मतलब अगर मैं यहाँ पे लोड लगा दूं तो ये एक्सिस है, इससे थोड़ी सी दूरी पे ई, इसेंट्रिक ई दूरी पे ये लोड लगाए हैं, और इस लोड की वजह से, इस लोड की वजह से मैं क्या करता हूँ, इस लोड को सेंटर पे भेजना है तो फोर्स की ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स इंजीनियरिंग मैकेनिज्म पढ़े थे, एक अपोजिट फोर्स इधर लगा दो, एक अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो वाला फोर्स है और ये जो फोर्स है, ये एक कपल जनरेट करता है, कपल जनरेट करता है। और जो ये वाला फोर्स जो बता, ये एक्सियल स्ट्रेस। तो इस लोड के कारण एक्सियल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और ये जो लोड था इसकी वजह से बैंडिंग डेवलप हो रहा है। तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड की वजह से दो चीज डेवलप हो रहा था, एक एक्सियल लोड, एक्सियल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बॉडी में, और एक बैंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है।
तो यहाँ से आता है बेंडिंग स्ट्रेस, इसलिए हम ये बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक पढ़ रहे हैं। और टीएसएल जब हम लोड लगाते हैं, टीएसएल जब लोड लगाते हैं तब इसमें हमें एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मिलता है और साथ में बेंडिंग स्ट्रेस भी मिलता है। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस सेम ही है, एक नया आ गया है इसमें डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, सोम में कहाँ से ये टॉपिक आया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस एज्यूम गाइस, हम एक बार लिए, ठीक है, हमने एक बार लिया और इस बार का हमारा ये हो गया सेंटर पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर, इस बार का ये हो गया सेंटर लाइन। क्या किया हमने, इस पे हमने एक लोड एक्ट किया, इसमें हमने यहाँ पे एक लोड एक्ट किया, ठीक है। तो इस लोड की वजह से सॉरी इसेंट्रिक, सेंटर पे लोड नहीं, थोड़ी इसेंट्रिक लगाने पे, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट इसेंट्रिक लोड मैंने लगाया, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरीके का लोड लगाया, तो इस तरीके के लोड के कारण हम क्या करते हैं, ऐसे लोड को सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे इक्वेशन, क्योंकि ये सेंटर से इसेंट्रिक पे है। एक इक्वल एंड अपोजिट क्या करते हैं, हम लोड सेंटर पे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये जो लोड है हमारा, ये जो लोड है ये एक्सियल लग रहा है, इसकी वजह से हमें एक्सियल स्ट्रेस मिलता है जो हम पढ़ चुके हैं। बट ये इक्वल, ये दोनों जो आपस में इक्वल और अपोजिट लोड है, इक्वल डायरेक्शन अपोजिट लोड, इसके कारण इस बार में एक बेंडिंग, एक कपल जनरेट होता है। कपल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है। तो ये कपल इस डायरेक्शन में हमारा डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये कपल इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। तो ये इस पार्ट से फिक्स है, तो फिक्स है तो रेजिस्ट करेगा इसको, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये भी कपल लगाएगा। तो इस कपल की वजह से क्या होगा, हमारा जो बार है ये बैंड हो जाएगा। इस कपल की वजह से जो हमारा बार है ये कुछ इस तरीके से बैंड होने लगेगा, इस तरीके से बैंड होने लगेगा, है ना। तो बैंडिंग होगा तो आप देख रहे हो कि इधर साइड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और इधर साइड टेंसाइल टेंशन डेवलप हो रहा है, कि ऊपर के जो फाइबर्स हैं, इसके जो फाइबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है तो खींच रहे हैं, तो ये उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल। और यहाँ के जो फाइबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, दब रहे हैं, तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ये देखने से समझ में आ गया कि टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बन रहा है, बट कितना हो रहा है। तो गाइज ये पूरे यहाँ अब देखो, ये खूब सारे फाइबर्स है ना, इसके नीचे अब ये सॉलिड है तो ये भी फाइबर होगा, इसके नीचे एक फाइबर और होगा, एक फाइबर, इस तरीके से खूब सारे फाइबर्स होंगे, जो सारे के सारे फाइबर क्या होंगे, बैंड हुए होंगे इस कपल की वजह से। जितने फाइबर इस सॉलिड में, सारे फाइबर बैंड हुए होंगे। बट गाइस इसमें से एक फाइबर ऐसा होगा जो बैंड नहीं हुआ होगा, इसमें से पूरे फिगर में से इसमें से एक ऐसा फाइबर होगा जो बैंड नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसमें से एक ऐसा फाइबर हुआ होगा जो बैंड, जनरली बैंड नहीं हुआ होगा, है ना, वो फाइबर बैंड नहीं हुआ होगा। उसी को कहते हैं हम लोग गाइस न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सॉलिड, कोई नहीं सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो न्यूट्रल एक्सिस, एक्सिस पे कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, तो एट न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेस विल बी जीरो, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग यहाँ पे नहीं हो पा रहा। एक पूरे फाइबर में एक फाइबर ऐसा होगा जहाँ पे हमारा स्ट्रेस हो जाता है जीरो। इसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेस का ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमारा ये न्यूट्रल एक्सिस का पॉइंट है कि हर ऑब्जेक्ट का जो न्यूट्रल एक्सिस पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस की जो वैल्यू है जीरो है, ठीक है। और इस तरीके से आप टॉप तक जाइए, इधर आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा और इधर आपको पीछे साइड में क्या मिलेगा, बॉटम में, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस आपको मिलेगा। और इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 बाई फाइबर टू फाइबर, इस तरीके से वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होगा जहाँ पे ये स्ट्रेस जो की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। और कॉम्प्रेसिव इस तरीके से बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी और इस तरीके से मैक्सिमम तक जाएगी एट टॉप ऑफ द फाइबर, जो है उसके टॉप तक जाएगी। इस तरीके से हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम बनता है। तो याद रखना, जो बेंडिंग है, बेंडिंग स्ट्रेस में एट न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेस विल बी जीरो, therefore there will be no bending. But an other fiber, for example this fiber, for example this fiber, तो सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो गाइज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये साफ्ट है ना। जब इधर से कपल एक्ट हुआ तो ये क्या होगा, बैंड होगा,
अब जब ये बैंड होगा तो इसमें एक ऐसी एक्सिस होगी जहां पे कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा होगा। जिधर साइड ये बैंड हो रहा है उधर कॉम्प्रेसिव और उसके अपोजिट में टेंसाइल बन रहा होगा। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव भी बन रहा है, मैक्सिमम टेंसाइल भी बन रहा है, बट फाइबर टू फाइबर आप देखोगे तो टेंसाइल वो कम होता जाएगा, वैसे ही कॉम्प्रेसिव भी कम होता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब स्ट्रेस जीरो होगा। इस मेंबर के एक ऐसे फाइबर पे स्ट्रेस विल बी जीरो, है ना। तो वो जो फाइबर है उस फाइबर पे स्ट्रेस वहां पे इट मींस देयर विल बी नो बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। तो एट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द एनी फाइबर और एनी सॉलिड बॉडी द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी जीरो। याद रखना ये चीज। और इस तरीके से जो मैं आपको ग्राफ बनाया हूँ ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम है, याद रखना, ठीक है। अब इसी को एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे, और एनालिसिस करने के बाद हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे कि भाई कितना कंप्रेस हो रहा है, जो कंप्रेस हो रहा है कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है बेंडिंग स्ट्रेस, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो गाइस ये फिगर देखिए, अभी उधर को ये बस इस फिगर को देखिए, ये मैंने एक बार लिया और उसका क्रॉस सेक्शनल कुछ इस तरीके का है, क्रॉस सेक्शनल कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अब मैंने इस बार के एक दो चार फाइबर बना दिए। इस बार को मैं पहले नेमिंग कर देता हूं, ए बी, ठीक है। और जितने फाइबर, ये फाइबर है, इसके ऊपर का जो फाइबर है सी, उसके ऊपर का जो फाइबर है सी डी नाम कर दिया। उसके ऊपर का जो फाइबर है उसको मैं नाम दे रहा हूँ कि ए बी सी डी ई एफ दे देता हूँ, ई एफ। उसके ऊपर का जो फाइबर है दिस इज जी एच, और उसके ऊपर का जो फाइबर है आई और ये जे, ठीक है। ये मैंने हर फाइबर को इस तरीके से नेमिंग कर दिया। तो इस पूरे शाफ्ट का जो पहला फाइबर है, ये हमारा जो पार्ट है नीचे वाला, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज बॉटम फाइबर, और ये हो जाता है हमारा टॉप फाइबर। अब जब इसमें हमारा कपल एक्ट होगा तो सारे फाइबर क्या होंगे, बैंड होंगे। तो इस तरीके से सारे फाइबर हमारे क्या होते हैं, बैंड होते हैं। बट इसमें एक ऐसा फाइबर होता है जो बैंड नहीं होता है, बिकॉज एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द फाइबर ऑफ द बॉडी द बेंडिंग स्ट्रेसेस विल बी जीरो। यहाँ पे जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, इसमें जो रेड कलर में जो लाइन है यही है हमारा न्यूट्रल एक्सिस, जो रेड एक्सिस यही है हमारा न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और ये हमारा बैंड नहीं होता है। यहाँ पे आपको भले ये बैंड होता हुआ दिख रहा हो, ड्राइंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, हाँ कोशिश करता हूँ इसको हटाकर स्ट्रेट लाइन लाने का। ओके ये हट रहा है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा स्ट्रेट तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा स्ट्रेट करने की। ओके, ये जो है ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस ये है। अब जो हमारा ए बी पहले क्या था, पहले लेंथ उसका ए बी था, जब वो डिफॉर्म हुआ, ये हमारा सेंटर, इस सेंटर पे मान लीजिए इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आर पे ये जब बैंड हुआ तो ये जो हमारा ए बी, जो पहले फाइबर ए बी था बॉटम का, वो हो जाएगा ए डैश बी डैश डिफॉर्मेशन होने के बाद। जो हमारा सी डी था वो हो जाएगा सी डैश डी डैश, है ना। न्यूट्रल एक्सिस जो ई एफ था वो अभी भी ई एफ ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। जो हमारा जी एस था वो हो जाएगा जी डैश एच डैश। जो हमारा आई और जे था वो हो जाएगा आई डैश जे डैश बैंड होने के बाद, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। कलर आप बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर ले रहे होगे, मैं अलग अलग कलर इसलिए बनाया हूँ। अब जो ये न्यूट्रल एक्सिस था गाइस, इस न्यूट्रल एक्सिस से जो ये जो फाइबर है इसकी दूरी जो थी, मैं मान ले रहा हूँ इसकी दूरी y है, जस्ट एज्यूम कि इस न्यूट्रल एक्सिस से इस फाइबर की दूरी y है, और न्यूट्रल एक्सिस से जो आखिरी फाइबर होगा उसकी दूरी को हम लोग बोलते हैं y मैक्स से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उसको y मैक्स से। तो मैंने मान लिया कि जो पास वाला फाइबर है जो सब न्यूट्रल एक्सिस से उसका डिस्टेंस y है, तो यहाँ से जब कर्व होने के बाद तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज आल्सो अ y, ये भी y होगा, ठीक है। नाउ जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये बैंड है, यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो न्यूट्रल एक्सिस का जो आपका डिस्टेंस है उसको मैं वो लिख रहा हूँ r से, कैपिटल R से मैं लिख रहा हूँ न्यूट्रल एक्सिस का, ठीक है। और जो आपने फाइबर कंसीडर किया है, जो आपने फाइबर कंसीडर किया है न्यूट्रल एक्सिस से उसका डिस्टेंस y है,
कितना क्लियर है? बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ गाइस, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आप इसको समझ लो और फिर अपन थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि यही स्टार्टिंग में जरूरत है। तो भाई कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ फाइबर में, स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ वो बताइए पहले, उसके बाद हम स्ट्रेस पे चलेंगे। तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ। तो ठीक है, तो अभी का लेंथ क्या है? जो फाइबर जी और एच जो फाइबर था वो पहले कितना, अभी क्या हो गया है? जी डैश एच डैश हो गया है। पहले कितना था? जी एच था अपॉन ओरिजिनल, यही तो होता है स्ट्रेन, ये होता है ना स्ट्रेन। और ये हमारा जो क्या है, ये एंगल, दिस एंगल विल बी थीटा। ओके, तो इससे आपको करोगे, जी डैश एच डैश को क्या लिख सकते हैं? जी डैश और एच डैश को क्या लिखते हैं? इसको लिख सकते हैं आर वाई थीटा। आर, क्योंकि अब हमको ये डिस्टेंस चाहिए, है ना, ये डिस्टेंस चाहिए, ये पूरा आर है, उसमें से वाई माइनस कर दो तो आर माइनस वाई थीटा। क्योंकि आप कहते हो ना थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस अपॉन थीटा। तो यहाँ से जी डैश एच डैश फाइबर का जो है वो कितना है? आर माइनस वाई और ये थीटा, तो आर माइनस वाई थीटा माइनस ई जी एच जो है, माइनस जी एच। अभी जो जी एच ओरिजिनल जो पहले था वो ई एफ, तो जी एच को मैं ई एफ लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का डिफॉर्मेशन तो है ही नहीं इसमें। नाउ इसको भी मैं लिख सकता हूँ ई एफ, बिकॉज हियर, जी एच इज इक्वल टू ई एफ। बहुत अच्छी तरीके से आपको दिख रहा है ना? इसको ओपन करोगे तो आर थीटा माइनस वाई थीटा माइनस ई एफ को क्या लिख सकते हैं? ई एफ को क्या लिख सकते हैं? ई एफ को लिख सकते हैं आर थीटा। अब ये जो ई एफ है, ई एफ जो है, जो बेंड नहीं हुआ है, उसकी डिस्टेंस कितना है? दैट इज आर थीटा, रेडियस और थीटा, ये जो आर्क है, ई एफ का जो आर्क है आर थीटा, इस डायग्राम में, है ना, अपॉन आर थीटा। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म हो गया कैंसिल, थीटा थीटा हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से जो स्ट्रेन आया, इसमें जो पूरे बॉडी में जो डिफॉर्म स्ट्रेन डेवलप हुआ है, दैट स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन आर। ठीक है, तो माइनस वाई अपॉन आर जो होगा वो जी एच पे होगा, स्ट्रेन एट जी एच। तो ये जो फाइबर था जी और जी डैश एच डैश जो फाइबर था, इस फाइबर पे जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है माइनस वाई अपॉन आर, मतलब कॉम्प्रेसिव नेचर का है। बट जो स्ट्रेन ए और ए डैश बी डैश पे जो स्ट्रेन होगा वो होगा पॉजिटिव वाई अपॉन आर। ठीक है, इसलिए स्ट्रेन डेवलप इन ड्यूरिंग बेंडिंग को हम लिखते हैं प्लस माइनस वाई अपॉन आर, ये फॉर्मूला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका? स्ट्रेन ड्यू टू बेंडिंग। ये फॉर्मूला आपको याद करना है एकदम अच्छी तरीके से। कैसे आया फॉर्मूला, बस मुझे यही बताना था ताकि आपको ये अच्छे से आइडिया रहे। आगे आगे की जो चीजें हैं उसको डेरिवेशन हम उतना नहीं करेंगे। ये जो फॉर्मूला है याद रहना चाहिए आपको एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वाई क्या है? डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी बॉडी में बेंडिंग हो रही है और बेंडिंग में पूछेगा भैया स्ट्रेन का वैल्यू बताओ, तो प्लस माइनस वाई अपॉन आर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अब हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग एक यहाँ से एक चीज ये दिख रहा है जो अभी हमने पीछे देखा, कि जो हमारा स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वाई पे, है ना। तो मतलब अगर न्यूट्रल, ये अगर न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो जितनी दूरी पे आप जाओगे, जितनी दूरी पे जाओगे, स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। स्ट्रेन की वैल्यू भी हमारी बढ़ती जाएगी। वाई की वैल्यू जितनी ऊपर जाओगे स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और वाई की वैल्यू अगर न्यूट्रल एक्सिस जीरो आ जाओगे तो स्ट्रेन की वैल्यू भी नीचे हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो हमारा स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो ये जो है y जैसे जैसे बढ़ रहा है तो अपन लिख सकते हैं कि स्ट्रेस जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y के, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से y दूरी पे आप जाते जाओगे उसका स्ट्रेन या स्ट्रेस भी इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो इसी के हेल्प से हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का ग्राफ बनता है कि ये जो हमारा एक्सिस है दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, है ना। और जैसे जैसे y की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, दिस y की वैल्यू, इस तो आपकी स्ट्रेस भी बढ़ती जाएगी इस तरीके से।
जितनी दूरी पे आप जाते जाओगे, है ना। उसी तरह नीचे भी आप जितनी y दूरी पे जाते जाओगे आपकी ये वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। और ये सारे को इस तरीके से अगर आप जोड़ते हो तो ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बन जाता है, ठीक है। अब इसको लिख दो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y4। तो जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन भी इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, बट एट न्यूट्रल एक्सिस the stress and strain will be zero and therefore the bending stress at the neutral axis of the solid object will be zero। ये जो डायग्राम हमारा बनना है इस डायग्राम को हम कहते हैं क्या, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम वेयर दिस इज टेंशन और दिस इज कॉम्प्रेशन, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ फिगर, ये देखिए ये हमारा बार है, इस बार पे बेंडिंग स्ट्रेस कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है। आप उधर से भी बना सकते हो, इधर से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो डिपेंड करता है आप लोड किस डायरेक्शन से लगाए हो। तो अभी हम नॉर्मल मतलब बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम हमारा निकला है, ठीक है। अब आगे जब हम शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो एट पॉइंट जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस पे जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। बट जब शियर स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे तो शियर स्ट्रेस में एट न्यूट्रल एक्सिस शियर स्ट्रेस कितना होता है, वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये चीज हम आगे देखेंगे, फिलहाल जो मैं फॉर्मूला कराया वो समझो और ये रिलेशन किस तरीके से बना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से गाइस एक और रिलेशन आता है, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे बोले स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू ई, that is capital E is the modulus of rigidity elasticity, modulus of elasticity या यंग्स मॉडुलस, और ये स्मॉल e is called strain, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, बेंडिंग के कारण हर फाइबर में कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो निकल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेन की वैल्यू क्या आई थी आपकी, जल्दी बताइए, y अपॉन आर, और इसमें का ये जो ई है तो दिस, है ना, प्लस माइनस, ये आ गया आपका बेंडिंग स्ट्रेस। तो जब भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट बैंड होगा तो बेंडिंग स्ट्रेन उसकी की बेंडिंग स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस। और इसी बेंडिंग स्ट्रेन की हेल्प से हमने निकाला बेंडिंग स्ट्रेस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस। क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको एकदम अच्छी तरीके से याद रखना है। तो गाइस अभी जो हमने फिगर बनाया था, अभी जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस था, है ना, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस था। तो हमने इस फाइबर की वैल्यू कैलकुलेट की, ये जो बगल वाला फाइबर था डेट इज क्या था, जी एच जो फाइबर था इसकी कैलकुलेट की, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी पे था। बट y की वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, क्योंकि हम y की जो वैल्यू मैक्सिमम अगर देखा जाए तो वो कहाँ तक जाएगी, जहां तक हमारा जितना हम बार कटाया होगा वहां तक जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस से एंड तक जाएगा, इसकी उसको हम लिखते हैं y मैक्स से। तो y मैक्स मतलब हम अब सिग्मा मैक्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना डेवलप होगा ड्यू टू बेंडिंग, दैट क्या हो जाएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी E अपॉन आर y मैक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने आपको तीन फॉर्मूले बता दिए और तीनों याद करना है आपको अच्छे से, एक दिस, एक ये, और यही तो फॉर्मूला है। इसमें बेंडिंग मैंने बोला है उस फाइबर पे, ठीक है, और मैक्सिमम के लिए कुछ नहीं, y को y मैक्स कर दिया है, सिग्मा b को सिग्मा मैक्स कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों का रिलेशन बनाऊं, अगर मैं दोनों का रिलेशन बनाऊं, सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा बी करूं, तो क्या आएगा, ई आर वाई मैक्स अपॉन ई आर वाई, ठीक है। ये पूरा कट जाएगा और ये आ जाएगा सिग्मा मैक्स विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई मैक्स अपॉन वाई, देयरफॉर सिग्मा बी की वैल्यू आ जाएगा सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो देखो ये जो फॉर्मूला है, तो आप बेंडिंग स्ट्रेस किसी भी बॉडी में जब भी वो बैंड होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो आपको y की वैल्यू भी पता होगा, आपको मैक्सिमम y वो भी कितना है वो भी पता होगा, बट यार आपको मैक्सिमम स्ट्रेस तो नहीं पता होगा ना यार,
सिग्मा मैक्स ये कैसे निकालोगे? ये तो अननोन क्वांटिटी है। अब इस अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी से हम कंपेयर करते हैं तो हमारा सोम सोम क्या करता है? सोम क्या करता है? एक अननोन क्वांटिटी को, गाइस देखो, हमारा हम वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं कोई मशीन से। हम स्ट्रेस मेजर नहीं कर सकते, स्ट्रेस को हम कैलकुलेट करते हैं, है ना? स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते। उसी तरह हम इस सिग्मा एम एक्स की वैल्यू इसमें मेजर तो नहीं कर सकते, ना ही हम कोई फॉर्मूला है कि कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम फिर इस तरीके की चीजों के लिए हम क्या करते हैं, इस स्ट्रेस को हम किसी नॉन क्वांटिटी से, इस स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए किसी नॉन क्वांटिटी चीज हमको पता है उससे इनका रिलेशन कर देते हैं। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया आप लिखते हो, लोड आप कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया कितना है कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अननोन क्वांटिटी को आप नॉन क्वांटिटी से रिलेशन करके आप सिग्मा की वैल्यू निकालिए। उसी तरह ये सिग्मा मैक्स जो हमारा अननोन है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक नोन फैक्टर से अगर मैं इसको रिलेशन बना दूं तो अपन उसकी हेल्प से सिग्मा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहाँ पुट करेंगे और उससे हमारी बेंडिंग स्ट्रेस निकल जाएगी किसी भी बीम का। ठीक है, तो एक तो हमारा ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये जो सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स वाई अपॉन वाई मैक्स, तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। ठीक है, नाउ अब हम रिलेशन वही रिलेशन निकालने जा रहे हैं कि भाई क्या अननोन क्वांटिटी करें कि वो अननोन हमारा सिग्मा मैक्स निकल जाए। तो गाइस अभी हमने देखा कि बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये बेंडिंग स्ट्रेस जब डेवलप हो रहा है हमारे मान लीजिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस से मैंने ये एक फाइबर कंसीडर किया, स्ट्रिप कंसीडर किया। ठीक है, और इस स्ट्रिप में इस बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से एक फोर्स तो डेवलप होगा ना, तो बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से फोर्स डेवलप हो रहा है। तो अपन इस बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से, सिग्मा बी की वजह से फोर्स जो डेवलप हो रहा है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस से एक मूवमेंट कर रहा है, न्यूट्रल एक्सिस से ये मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है ना न्यूट्रल एक्सिस से। तो अगर हम ये मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपना बहुत सारा काम हो जाएगा, है ना? ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो y मान लेते हैं, ये स्ट्रिप जो हमने कंसीडर किया उसकी डिस्टेंस यहाँ से y, और इस बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से फोर्स डेवलप होगा और फोर्स की वजह से एट न्यूट्रल एक्सिस से इनके बीच में मूवमेंट डेवलप होगा। ठीक है, तो अपन उस मूवमेंट को क्या लिख सकते हैं, दैट मूवमेंट, बिकॉज हम एक स्ट्रिप लिए हैं तो मैं डी एम आर रखूंगा मूवमेंट, मूवमेंट भी में उस स्ट्रिप का क्या हो जाएगा, जो डी एफ अमाउंट ऑफ फोर्स जो एक्ट हो रहा है इंटू वाई दूरी पे, ये हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं किसी भी बॉडी का जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन एरिया। यहाँ पे ये बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्मूला, दैट इज डी एफ अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। तो स्ट्रिप पे है इसलिए मैंने डी एफ कर दिया। इस डी एफ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा ई इंटू एरिया इंटू वाई लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारा डी एम आर, है ना? और सिग्मा बी की वैल्यू अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, ई अपॉन आर इंटू वाई इंटू ये वाला वाई इंटू ए, विच इज इक्वल टू ई अपॉन आर वाई स्क्वायर ए, ये आ गया। और ए क्यों भाई, सिग्मा डी एफ, सॉरी डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू डी ए, इस स्ट्रिप का एरिया डी ए, ये डी ए रहेगा, ये भी हो जाएगा डी ए। ठीक है, अब इसको क्या करो, तो ये है डी एम आर की वैल्यू, देयर फॉर मूवमेंट निकालना है, अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे किसको, इस पूरे इक्वेशन को, ई अपॉन आर वाई स्क्वायर डी ए को कहाँ से कहाँ तक, दैट इज एरिया, एरिया के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इससे जो हमारा मूवमेंट आएगा दैट इज ई अपॉन आर बाहर आ जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर जो है अब देखो ई अपॉन आर हमारा बाहर आ जाएगा और ये आएगा वाई स्क्वायर डी ए, वाई स्क्वायर डी ए। तो वाई स्क्वायर डी ए क्या है, सेकेंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और यही अगर वाई डी ए होता तो इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई स्क्वायर डी है सेकेंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ई आर इंटू सेकेंड मूवमेंट इनर्शिया मतलब आई एक्स, है ना? ये आ गया। इस ये तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, एम, इस आई को अगर मैं इधर भेज दूं तो एम अपॉन आई विच इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ओके, और इस इक्वेशन को देखिए, सिग्मा बी को अपन क्या लिखते हैं, ई आर अपॉन दिस, ये लिखते हैं ना, सिग्मा बी इज इक्वल टू ई आर इंटू वाई। तो इसको क्या, ई आर वाई को इधर भेज देंगे तो ई आर इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई।
विच इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई, है ना। ये जो इक्वेशन बनकर आया है गाइस, ये भी आपको याद रखना है, और ये इसी को अपन बोलते हैं फ्लेक्सरल फॉर्मूला और बेंडिंग के लिए, ठीक है। और ये गवर्निंग इक्वेशन है बेंडिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए, ओके। और इसी इक्वेशन में अगर मैं इस ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट के बीच में रिलेशन बनाऊं, तो ये जो रिलेशन बनेगा सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई, ये बनेगा रिलेशन, विच इज इक्वल टू वाई अपॉन आई, ठीक है। वाई अपॉन आई ये होता है सेक्शन मॉडुलस, आई अपॉन वाई, आई एक्स एक्स अपॉन वाई ये होता है सेक्शनल मॉडुलस, है ना। तो अपन m अपॉन जेड एक्स एक्स लिख सकते हैं। तो एक और आ गया हमारा। तो फाइनली गाइस मैं जो बता रहा हूँ इतने याद करो, ये जो मेथड था आपको बताया किससे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इससे इस इक्वेशन से हमको ये समझ में आता है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है, जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जेड डबल एक्स का, मतलब सेक्शन मॉडुलस का। जो बेंडिंग स्ट्रेस है, जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सेक्शन मॉडुलस का। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, ये तो क्रॉस सेक्शनल, और सेक्शन जो मॉडुलस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग जेड एक्स की वैल्यू होती है। हम ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में लिस्ट दिखाया था, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, तो वही है हमारा सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जेड डबल एक्स की वैल्यू अगर ज्यादा आएगी, ज्यादा आने की वजह से हमारे मटेरियल में जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो कम प्रोड्यूस होगा, है ना। इसकी वजह से जो फेलियर का जो चांस है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेफ्टी है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो जिस भी बॉडी के शेप पे, मतलब जनरली बेंडिंग स्ट्रेस डिपेंड करता है बॉडी के शेप पे, मतलब इसकी बेंडिंग स्ट्रेस अलग होगी, है ना, इसकी बेंडिंग स्ट्रेस अलग होगी, इसकी बेंडिंग स्ट्रेस अलग होगी, इसकी बेंडिंग स्ट्रेस अलग होगी, क्लियर है, और इसकी बेंडिंग स्ट्रेस अलग होगी, है ना। तो देख रहे हैं, तो क्योंकि सबकी जेड एक्स की जो वैल्यू है, सेक्शन मॉडुलस की जो वैल्यू है, सबकी अलग अलग आएगी, है ना। तो जिस सबकी अलग अलग आएगी तो सब में स्ट्रेस भी अलग अलग आएगा, फेलियर भी अलग अलग तरीके से होगा, सेफ्टी भी बढ़ेगा इस तरीके से। तो अगर मैं इनके ये जो फिगर दिखाया हूँ, इस फिगर की बात करूँ तो सबसे सेफ फिगर और सबसे स्ट्रेंथ वाला जो फिगर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे स्ट्रेंथ वाली फिगर है ये वाला, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस ये, ओके। उसके बाद आता है उसके बाद आता है हमारा ये वाला फिगर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा सेफ है। फिर 2 नंबर पे ये आएगा, 3 नंबर पे ये आएगा, 4 नंबर पे ये आएगा, और 5 नंबर पे ये आएगा। तो अगर आप कोई सर्कुलर डिस्क ले रहे हो और वो ज्यादा बेंड हो जाएगा, सर्कुलर अगर डिस्क आप ले रहे हो, सर्कुलर रॉड ले रहे हो तो वो ज्यादा बेंड होगा। सर्कुलर रॉड लेने से अच्छा आप स्क्वायर रॉड ले लो, उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ और कम है, तो बेंडिंग कम होने की वजह से क्या होगा, फेलियर कम होगा और सेफ्टी भी अच्छी खासी मिलेगी। और आपकी सेफ्टी चाहिए तो आप रेक्टेंगल शेप का कोई बीम ले लो, और सेफ चाहिए तो आई सेक्शन का बीम ले लो, बेंडिंग कम होगा, बेंडिंग यहाँ से कम होगा, है ना। इसीलिए अपन ट्रेन ट्रेन की व्हीकल जो होती है उसमें हम आई सेक्शन का यूज करते हैं। और भी ज्यादा अगर आपको चाहिए तो स्टेप्ड आई सेक्शन, स्टेप कटा हुआ है ना, स्टेप आई सेक्शन ले लीजिए, और ज्यादा आपको यहाँ पे सेफ्टी मिल जाएगा, क्योंकि सेफ्टी ज्यादा मिल रहा है मतलब इसकी बेंडिंग जो होगी, बेंडिंग स्ट्रेस वो बहुत कम होगी। और बेंडिंग स्ट्रेस कम होने की वजह से क्या होगा, क्यों बेंडिंग स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि इसकी जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया बाकी कंपेयर में ज्यादा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया जेड डबल एक्स की वैल्यू ज्यादा है, क्लियर है। तो फाइनली आपको कौन कौन से फॉर्मूला रिमेंबर करना है, हमारा काम खत्म हो गया गाइस। हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस का टॉपिक था वो हो जाता है यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस का टॉपिक यहाँ पे हो गया खत्म। मैं आपको कुछ फॉर्मूला याद करा रहा हूँ, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शियर स्ट्रेस
और दोनों टॉपिक खत्म करने के बाद गाइज मैं आपको लगाने वाला हूँ कुछ सारे न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूला रिमेंबर करना है। सबसे पहला, अगर बेंडिंग हो रहा है बॉडी में, अगर कहीं पे बेंडिंग हो रहा है, सबसे जो पहला है उसमें डिफॉर्मेशन बनेगा जो होगा प्लस माइनस y अपॉन आर, है ना। और बेंड, अगर उसमें स्ट्रेन, ये क्या है, स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा, तो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कितना क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर वाई हो जाएगा ये। और यही अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम की बात किया जाए, मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप इन अ बॉडी, इट इज ई अपॉन आर वाई मैक्स, ये हो जाएगा, है ना। नाउ थर्ड की बात किया, थर्ड इक्वेशन जो हमने देखा था, एक रिलेशन बनता है हमारा नॉर्मल बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के बीच में। तो नॉर्मल बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो मैक्सिमम y अपॉन वाई मैक्स के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला हमने देखा। चौथा फॉर्मूला जो देखा था वो हमने देखा था, दैट इज m अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर विच इज इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग अपॉन क्या था, y। ये इक्वेशन हमने देखा, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद एक और देखा, इनके और इनके बीच का हमने रिलेशन बनाया, तो इससे हमको एक और फॉर्मूला आया। क्या फॉर्मूला आया, वो आया था सिग्मा की, सिग्मा बेंडिंग विच इज इक्वल टू, और सिग्मा बेंडिंग और सिग्मा मैक्स कहा जाए विच इज इक्वल टू m अपॉन जेड एक्स एक्स, ये आया, ये इक्वेशन ये आया हमारा। तो ये 5 फॉर्मूले आपको इस चैप्टर से याद करने हैं बेंडिंग से। ठीक है, अब देखो, अब मैं जब कह रहा था ना कि हमको सिग्मा मैक्स की वैल्यू अननोन क्या आएगा, अब ये देखो, आपको हर बॉडी का मूवमेंट तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू वाई। तो आपके पास हर बॉडी में फोर्स कितना लग रहा है वो आपके पास होता ही है, आप देख मेजर कर सकते हो, कितनी दूरी पे है मेजर कर सकते हो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जेड एक्स की वैल्यू क्या है वो भी आप मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे पुट करोगे सिग्मा मैक्स मिल जाएगा। तो इस सिग्मा मैक्स जो हमारा अननोन था, आप ये जो नोन, ये जो हमारे मूवमेंट और जेड एक्स की नोन होती है उसकी हेल्प से रिलेशन कर दिए, और यहाँ की जो सिग्मा एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो आपकी बेंडिंग स्ट्रेस निकल जाएगी बॉडी की, है ना। तो ये था हमारा मेन फंडा बेंडिंग का। इस टॉपिक से लास्ट में मैं एक लास्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। मैं आपको एक सर्कल दे रहा हूँ, ठीक है, और ये हमारा एक स्क्वायर है। मैं बताऊं, इसमें आप ये बताओ दोनों में से बेंडिंग स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। ठीक है, मैं तो अभी आपको फिगर बना के दिखा दिया, आप तुरंत बोल दो कि स्क्वायर की ज्यादा है, बट कैसे भाई, स्क्वायर की कैसे ज्यादा है। मान लो ये स्क्वायर है और इसकी जो साइड की है उसको ए है, ये भी हमारी ए है, और ये क्या है, सर्कल है, तो ये हो जाएगा हमारा डाया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब इन दोनों जो है, इन दोनों का जो वेट है वो सेम है, इसका भी वेट और इसका भी वेट क्या है, सेम है। दोनों की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है ई, दोनों की वैल्यू सेम है, ये सब चीजें सेम है, उसके बावजूद भी स्क्वायर वाला जो है वो क्यों ज्यादा मजबूत है, उसका रिलेशन यहीं से निकलेगा कि जो वेट है, क्लियर है, देखिए कैसे निकालते हैं। वेट ऑफ सर्कुलर इज इक्वल टू वेट ऑफ स्क्वायर। वेट क्या होता है, रो जी इंटू वॉल्यूम विच इज इक्वल टू रो जी इंटू वॉल्यूम, है ना, रो दैट इज डेंसिटी, तो रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या, ये स्फेयर, है ना, दैट इज सर्कल। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, क्या एरिया इंटू लेंथ इज कॉल्ड वॉल्यूम, या एरिया इंटू, अगर ये थिकनेस की बात कर रहे हैं वॉल्यूम हो गया, इट इज इक्वल टू रो जी एरिया इंटू थिकनेस हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो रो जी एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, थिकनेस से थिकनेस कैंसिल हो गया दोनों का, ठीक है, इक्वल था रो जी इंटू एरिया क्या हो जाएगा इसका ए स्क्वायर, रो जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो वैल्यू आया आपका, दैट इज, इसको आप सॉल्व करोगे जो डी की जो वैल्यू आएगी, दिस डी डायमीटर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.12 ऑफ एरिया, ये आएगी। तो इस फॉर्मूले से हमको क्या समझ में आया, इस फॉर्मूले से ये समझ में आता है कि जो डायामीटर है ये क्या होना चाहिए, आपके स्क्वायर का 1.12 ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर आपका जो ये होगा स्ट्रेंथ इसके बराबर। तो इन दोनों को अगर स्ट्रेंथ को बराबर करना है तो जो सर्कुलर का जो डाया है वो क्या होना चाहिए, 1.12 ऑफ
साइड ऑफ स्क्वायर, तब स्ट्रेंथ बराबर होगी। ठीक है, अब स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर बार विच इज इक्वल टू, दोनों के मॉडुलस पर डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने बताया, ऑफ स्क्वायर अपॉन जेड ऑफ सर्कल। और जेड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब अपॉन 6 होता है, और सर्कल का क्या होता है, पहले ही किया हूं, पाई बाई 32 डी का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 16 ए क्यूब अपॉन 3 पाई डी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और डी की वैल्यू है 1.12 ए, जब यहाँ पे पुट करोगे 16 ए क्यूब अपॉन 3 पाई डी की जगह 1.12 ए का क्यूब पुट करोगे, तो फाइनल जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सर्कल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2। इससे समझ में क्या आ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर जो है 1.2 टाइम्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सर्कल। अब समझ में आ गया क्यों इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही मैं अगर पूछ दूं कि बताओ, अब तुम ये बताओ स्क्वायर में और ये रेक्टेंगुलर में दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मान लो इसका जो शेप है, दोनों का वेट वगैरह बाकी सब चीजें सेम है। ये 10 बाई 10 का है स्क्वायर, ठीक है, और ये है हमारा 5 बाई 20 का। तो क्या कैसे निकलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ रेक्टेंगल अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स एक्स ऑफ रेक्टेंगल अपॉन जेड ऑफ स्क्वायर। यही तो जेड ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बी डी क्यूब अपॉन बी डी स्क्वायर अपॉन 12 बी डी स्क्वायर अपॉन 6, है ना। तो बी गेट इज 5 इंटू डेप्थ का स्क्वायर 20 इंटू 20/6 अपॉन ए क्यूब अपॉन 4, ए क्यूब अपॉन 6 हो जाता है स्क्वायर का, ए क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 क्यूब अपॉन 6, 6 से 6 कट गया, दिस दिस दिस, तो इससे एस आर आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एस एस। तो क्या दिख रहा है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का स्ट्रेंथ ज्यादा है, एज कम डबल है एज कंपेयर टू स्क्वायर सेक्शन का। ये सब निकालना सीख गए, आई थिंक इतना काफी है। सो गाइज आई थिंक बैंडिंग स्ट्रेस हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया। इतना ही हमें बैंडिंग स्ट्रेस में चीजें पढ़नी थी। अब हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे, बट उससे पहले गाइज हम जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है बैंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस के भी टॉपिक को देख लेते हैं। बट जो फॉर्मूला मैंने 5 नोट किया है उसको माइंड में सेट कर लो, और ये जो मैंने तरीका जो रिलेट करना बताया है ये भी अच्छे से रख लो, तभी क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। सो गाइस डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बीम लिया, ये बीम का हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, और इसका क्रॉस सेक्शन हमारा हो गया जिसको बी डी, इस पे हमने लोड पी लोड एक्ट किया। तो ये टीएसएल टाइप का लोड है। मैंने ये सेंटर बनाया, ये सेंटर एक्सिस बनाया, इस लोड को मुझे सेंटर पे ट्रांसफर करना है, तो इक्वल एंड अपोजिट लोड लगाया। ये जो लोड है और ये जो लोड है, इन दोनों की वजह से हमारा एक मूवमेंट जनरेट, बेंडिंग जनरेट होगा, जो इस तरीके का बेंडिंग बनेगा। और जो ऊपर वाला जो है उसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट शेयर। ठीक है, तो डायरेक्ट शेयर, ऊपर वाले की वजह से हमारा डायरेक्ट शेयर आ जाएगा। इन दोनों की वजह से बेंडिंग आया और ऊपर वाले की वजह से हमारा शेयर डेवलप हुआ। यही शेयर हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए बेंडिंग की बात कर रहे हैं तो गाइस, तो बेंडिंग हमारा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखिए, बेंडिंग मूवमेंट, ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इस तरीके से कुछ बनेगा। ये कॉम्प्रेसिव, ये नीचे की ओर मुड़ रहा है तो ये कॉम्प्रेसिव हो जाएगा, नीचे वाला कॉम्प्रेसिव, ऊपर वाला हमारा टेंशन हो जाएगा, इसलिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऐसा बन गया। सेंटर पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेस विल बी 0, इसलिए इस तरीके का ग्राफ बना है। नाउ मैक्सिमम बेंडिंग क्या आया, मैक्सिमम बेंडिंग का फॉर्मूला दैट इज m अपॉन जेड एक्स एक्स। ठीक है, वेयर, अब देखो यहाँ पे m क्या है, ये लोड, m इज मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है, लोड इनटू l, ये लोड। ठीक है, और ये जो लेंथ है इस एक्सिस के अबाउट, तो पी एल अपॉन जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर अपॉन 6, किसका, सेक्शन मॉडुलस, जेड एक्स एक्सिस इज सेक्शन मॉडुलस, और सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, रेक्टेंगुलर का बी डी स्क्वायर अपॉन 6, तो बी डी स्क्वायर यहाँ 6 ऊपर चला गया, तो ये हो गया। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एवरेज, एवरेज शियर स्ट्रेस। तो एवरेज शियर स्ट्रेस किसके लिए, रेक्टेंगुलर के लिए, क्या ये पूरे पे आर लगेगा, तो एवरेज शियर स्ट्रेस जो है, यहाँ लोड की वजह से ये जितने फाइबर है सारे फाइबर्स पे इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। तो सारे इंटरनल रेजिस्टिंग स्ट्रेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग स्ट्रेसेस लोड अपॉन एरिया, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो यहाँ पे क्या है, लोड के अपोजिट, तो लोड अपॉन एरिया। तो जो लोड है
ठीक है। एवरेज जो होगा वो लोड अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी। ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल बार है, तो उसके लिए हमारा उस पर कितना शेयर, इस सरफेस पे कितना शेयर, एवरेज शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, वो रेक्टेंगुलर का। स्क्वायर लिखा हूं, हटा देना। सर्कुलर की बात करें, सर्कुलर की बस एरिया ही में चेंज होगा, लोड अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, 4 ऊपर चला गया, पाई डी स्क्वायर। ये हो गया हमारा सर्कुलर का। ओके। नाउ ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट होता है एरिया। तो ट्रायंगुलर के लिए शेयर एवरेज का जो फॉर्मूला आएगा, शेयर स्ट्रेस, एवरेज शेयर स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया, एरिया बेस इनटू हाइट और हाफ ऊपर चला जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रायंगल का। अब ये जो हमारा सिग्मा मैक्स निकला है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो ये 6 PL अपॉन बी डी स्क्वायर है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ दिस। तो ये भी है फॉर्मूला 6 PL अपॉन बी डी स्क्वायर, याद रखना, काम आएगा आगे। नाउ आगे हम गाइज यहाँ पे करने वाले हैं क्या, ये मैं एक बार बना रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा एक बार हो गया, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ये पूरा डायमीटर डी। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का मेन कैलकुलेशन करने वाला, तो एक जनरल फॉर्मूला होता है गाइज, ये जो जनरल फॉर्मूला है, टाउ अपॉन वाई बार इज इक्वल टू पी ए अपॉन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इनटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, जिस भी पॉइंट का, किसी भी बॉडी में जिस पॉइंट पे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस बोले, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फाइबर बनाया, ठीक है, ये जी एच फाइबर, इस जी एच फाइबर पे पूछा है कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताओ। तो क्या करना है, इस जी एच फाइबर के ऊपर वाले पार्ट को हैच कर देना है। तो इस जीएस फाइबर पे खूब सारे पॉइंट होंगे, हर पॉइंट का शेयर स्ट्रेस तो बराबर ही होगा, तो इसके ऊपर वाले पार्ट को हैच कर देना, जिस पॉइंट का ही पूछेगा उसके ऊपर वाले पार्ट को कर देना है हैच। ठीक है ना, उसमें टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस एट फाइबर, जीएच फाइबर पे जो शेयर स्ट्रेस होगा वो है। वाई बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से जैसे ये इस पूरे बार का, अब ये जो हैच की हो, ये जो हैच की हो उसका सेंटर, पूरे का सेंट्रॉइड नहीं, जो हैचिंग पार्ट है उसका सेंट्रॉइड यहाँ सी जी, तो न्यूट्रल एक्सिस से सीजी तक का डिस्टेंस वाई बार हो गया। ठीक है, और जी एच फाइबर तक का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से हमारा वाई हो गया, एंड दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। नाउ आगे चलते हैं, आगे देखिए P क्या है, यहाँ पे P है लोड, A क्या है, एरिया ऑफ हैचिंग पार्ट, हैचिंग पार्ट का जो एरिया, सिर्फ हैचिंग पार्ट का। IN क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और B क्या है गाइस, B है आपका विड्थ ऑफ सेक्शन एट विच shear स्ट्रेस कैलकुलेटेड। तो जहां पे shear स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो उस पॉइंट पे जो जो उसका विड्थ होगा वो है हमारा बी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, कि अब सारी वैल्यू को पुट करके टाउ निकाल लोगे, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस निकल गया हमारा। ठीक है, नाउ टाउ इज इक्वल टू होता है दिस, तो ये टाउ को एक तरफ रखा, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दिया, तो एरिया क्या निकल जाएगा गाइस, यहाँ पे एरिया, एरिया किसका, ये जो हैचिंग पार्ट है ना, या इस पार्ट का एरिया, तो एरिया ये पूरा डिस्टेंस क्या है, d/2। ये d/2 में से अगर ये y माइनस कर दूं तो हमारा जो हैचिंग पार्ट की लेंथ मिल जाएगी, d/2 में से y माइनस कर दो, लेंथ मिल जाएगी, और इसकी कुछ विड्थ होगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया निकल गया हमारा। ठीक है, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ये हो जाएगा विड्थ हमारा। वाई बार निकालना है, तो वाई बार निकालने के लिए क्या करेंगे गाइस, वाई बार के लिए ये d/2 में से y माइनस कर देंगे तो हमारा हैच पार्ट का लेंथ निकल जाएगा, और उसका हाफ कर देंगे तो सीजी मिल जाएगा, है ना। तो y में प्लस कर देते हैं हाफ ऑफ दिस, तो हमारा वाई बार हो गया। और आई एन ए क्या हो जाएगा गाइस, आई एन ए हो जाएगा बी डी क्यूब अपॉन 12। जैसे आप लिखते थे ना सेक्शन ऑफ मॉडुलस, क्या लिखते थे स्क्वायर रेक्टेंगुलर के लिए, बी डी स्क्वायर अपॉन 6, बी डी स्क्वायर अपॉन 6 क्या हो जाएगा, जेड एक्स की वैल्यू, सेक्शन ऑफ मॉडुलस की वैल्यू। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के अबाउट बी डी क्यूब अपॉन 12, और यही न्यूट्रल एक्सिस अगर वाई डायरेक्शन में हुआ तो डी बी क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए। तो ए वाई आई एन ए निकल गया, सबको यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने पे डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। तो पूछा क्या है, ये जो टाउ निकलेगी, टाउ की वैल्यू, ये जो एंड पार्ट है, जैसे ये रेक्टेंगुलर में बना रहा हूँ, इस रेक्टेंगल का जो टॉप सरफेस है, उस सरफेस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस सरफेस पे क्या होगी वैल्यू, तो जितना ए वाई और आई एन में निकला है सारा यहाँ पुट कीजिए, उससे टाउ की वैल्यू निकल आएगी। तो सारी वैल्यूज का आप पुट करोगे, तो सारी वैल्यू पुट करोगे तो ये फॉर्मूला निकलेगा टाउ का, शियर स्ट्रेस का, 6p अपॉन बी डी क्यूब ब्रैकेट d/2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। इसको याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन
डायरेक्ट आपसे एसएससी जेई का एक क्वेश्चन है, पूछेगा रेक्टेंगुलर बार का शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला याद कर लो तो आपके लिए ही फायदा होगा। नाउ आगे देखा जाए तो फॉर एग्जांपल अगर सर्कुलर बार है, सर्कुलर सेक्शन है, ओके, और इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, इस पॉइंट पे पूछा कि बताओ शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल न्यूट्रल एक्सिस के, ऊपर वाले पार्ट को हैच कर दीजिए। तो ऊपर वाले पार्ट को हैच करके इसका ये जो पॉइंट है ये सीजी निकल गया, ठीक है, तो ये y हो जाएगा और सीजी का डिस्टेंस y डैश होगा। अब सारी और ये पूरा हो जाएगा d/2, अगर ये पूरा d है, सारी वैल्यूज निकालिए, पुट कीजिए, निकल जाएगा। वैसे ही आई सेक्शन है, ठीक है, आई सेक्शन है, तो आई सेक्शन का मान लो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ओके, ये न्यूट्रल एक्सिस, इस पॉइंट पे अगर आपसे पूछे कि बताओ क्या होगा, तो क्या करना है, इसके ऊपर वाले पार्ट को आपको हैच कर देना है, सारे पार्ट को, और ये हैचिंग पार्ट का जो सेंटर है वो आपका सीजी हो जाएगा। तो जहां पे निकालना है उसका डिस्टेंस y, सीजी का डिस्टेंस y बार, और ये पूरा डिस्टेंस जो भी आपका दिया होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, ठीक है। नाउ अब देखिए, मान लीजिए y की जगह पे जब d/2 की वैल्यू आप इस y की जगह पे जब d/2 की वैल्यू पुट कर, y की जगह d/2 पुट कर दोगे, तो क्या हो जाए, d/2 पुट कर दोगे, इसका मतलब समझ रहे हो, तो मतलब ट्रायंगल का एकदम आखिरी वाले पार्ट पूरा लेंथ कवर कर रहे हो, इस आखिरी वाले फाइबर की बात कर रहे हैं, तो जो पुट करोगे तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी जीरो, टाउ की वैल्यू जीरो आ जाएगी। लेकिन जब आप y की वैल्यू जीरो पुट करोगे, देखो y की वैल्यू जीरो पुट करोगे, मतलब एट न्यूट्रल एक्सिस, तब टाउ की वैल्यू टाउ मैक्स आ जाएगा, ओके। तो शियर स्ट्रेस जो डायग्राम बनेगा, इसका मतलब क्या है, दोनों कॉर्नर पॉइंट पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ओके, और सेंटर पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से, ओके, इस तरीके से ग्राफ हमारा बनेगा, शियर स्ट्रेस डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ओके। यहाँ टी मैक्स होगा, ओके, और यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, एट इस कॉर्नर पे टाउ की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक और होता है जो टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है वो 3/2 होती है, किसकी, टाउ एवरेज की। तो रेक्टेंगुलर बार का टाउ एवरेज अपन पीछे अभी निकाले थे ना, तो जो भी है टाउ मैक्स की वैल्यू अगर पूछे कि मैक्सिमम कितना होगा, मतलब एंड पॉइंट पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा रेक्टेंगुलर का, तो एवरेज शियर स्ट्रेस निकाल कर उसका 3/2 कर दोगे ना, उसके हेल्प से भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो हो गया गाइस, हमें इतना ही चीजें सीखनी थी, हम बैंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस से रिलेटेड चीजें देख लिए। आई थिंक सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत वगैरह है तो कमेंट करो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो, इंस्टाग्राम पे हमारी है पूरा, आप जुड़ो, हम जरूर आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना आपको स्टार्ट बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, पुराने हो तो शेयर करो और नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो चलिए जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं लगाना हम क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट है, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस, और अभी हम शियर स्ट्रेस के दोनों के क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो ये जो क्वेश्चन है ये कब पूछा गया था, ये एसएससी जेईई 2011 में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। अ hollow pipe of OD outer dia 80 mm and thickness will be 16 mm is added as a simply supported beam over a span of 2 meter. What maximum point load can be applied at the center of span if the permissible bending stress is 800 Newton per mm square? So guys, आउटर डाया की वैल्यू दे रखा गया है 80 mm, है ना, 80 mm। तो इनर डाया और थिकनेस दे रखा गया है, बोथ थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है, इट इज 16। तो इनर कितना हो जाएगा, आउटर माइनस थिकनेस दोनों टी, which is equal to d naught 80 minus 16, which is equal to आपका 48, 16 into 2 which is equal to 48 mm। अब सर्कुलर है ना गाइस इस तरीके का, तो ये थिकनेस इधर भी ऐड हुआ होगा, थिकनेस इधर भी ऐड हुआ होगा, तो 2t है ना, तो d नॉट में से 2t माइनस करेंगे तब आएगा, तो 16 इंटू टी 48 mm। स्पैन का जो लेंथ है वो दिया है 2 मीटर विच इज इक्वल टू 2000 mm हो जाएगा। तो एक स्पैन है, इसका लेंथ जो है वो 2000 mm है, इस पे सेंटर पे लोड एक्ट हो रहा है W, जिसकी वैल्यू दे रखी गई है
ये लोड हमें निकाल, यही लोड हमें निकालना है, ठीक है। ये लोड की वैल्यू क्या है, ये हमको निकालनी है। इस लोड की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू दे रखी गई है 800 मेगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये दे रखा गया है। इस लोड की सिंपली सपोर्टेड बीम है, मतलब यहाँ सपोर्टेड है लगा है, यहाँ भी सपोर्टेड लगा है। इनको सॉल्व करो, सिंपली सपोर्टेड बीम का सेंटर पे लगा रहा है, ये क्या हो जाएगा, W/2 रिएक्शन, W/2 ये रिएक्शन हो गया, है ना। तो W/2 रिएक्शन हो गया और ये W/2, तो इसके अबाउट ये लोड मूवमेंट क्या हो जाएगा, इसका जो मूवमेंट निकलेगा डेट इज W, और ये जो पैन लेंथ है L/4 मूवमेंट ऑफ दिस अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। इसका और इसका मूवमेंट WL/4 मूवमेंट आ गया, ठीक है। नाउ अगर स्ट्रेस की बात किया जाए, बेंडिंग स्ट्रेस की बात किया जाए, तो बेंडिंग स्ट्रेस का अपन मूवमेंट का फॉर्मूला क्या लिखते थे गाइस, मूवमेंट इज इक्वल टू, अभी पढ़े थे पीछे, जो फोर्स लगा रहे हैं दिस, वो लोड जो लगा रहे हैं वो इनटू वाई डिस्टेंस, तो लोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन देखो, सिग्मा वाई अब इज इक्वल टू एम अपॉन जेड एक्स एक्स, ये रिलेशन तो पता ही होगा, तो ये हो जाएगा एम वाई अपॉन जेड एक्स एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू एम कितना है पता नहीं, तो वाई की वैल्यू कितनी है, वाई क्या होता है, ये वाई सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो D0/2, तो D0/2 अपॉन जेड एक्स एक्स क्या होगा, सेक्शन मॉडुलस क्या होगा इस केस में, π/64, ओके π/64 आउटर डाया का 4 माइनस इनर का 4, ये होता है सेक्शन मॉडुलस हॉलो का। याद करवाना है गाइज, याद करवाऊंगा, अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका मैं देता हूँ, इसे वैसे पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ। ये हो जाएगा π/64 D0 का 4 माइनस DI का 4, है ना, विच इज इक्वल टू 2 से ये कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 32 हो जाएगा, और ये अपॉन 32 m आ जाएगा, और ये पाई और D0 4 बाहर कॉमन ले लेंगे, तो एक D0 से D0 कट जाएगा, तो D0 3 बच जाएगा, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस DI अपॉन D0 का पावर 4 अंदर रह जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दो, सिग्मा बी का वैल्यू, सिग्मा बी का वैल्यू 800 विच इज इक्वल टू 32 इंटू जो आपका एम है, एम एम डेट इज W इंटू एल, एम क्या है, W इंटू एल, पेन लेंथ कितना है 2000, WL अपॉन एम, एम रखे थे ना, क्या एम का क्या फॉर्मूला था, कहाँ गया, ये निकला था ना हमारा मूवमेंट, WL/4 वही कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4, नीचे आ जाएगा पाई इंटू D0 का पावर 3 था, तो D0 कितना था, आउटर आया 80 का पावर 3, ठीक है, 1 माइनस 80/48 का, सॉरी 48 अपॉन इंटरनल माइनस आउटरनल का पावर 4, और इसको जब सॉल्व, ये W यहाँ से निकाल लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो W की वैल्यू इतना कुछ न्यूटन आएगा, जिसको आप 70 किलो न्यूटन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा है ही नहीं, वाह, क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, जो मैं आंसर लाया हूँ वही आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू सिंपली सपोर्टेड बीम ए एंड बी हैज द सेम लेंथ एल, ठीक है, एंड सब्जेक्टेड टू इक्वल बेंडिंग मूवमेंट एम, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम ए एंड बी आर सिग्मा एंड सिग्मा बी रिस्पेक्टिवली, if the cross section of beam A is itna and the beam B is this, then correct relation between sigma and sigma B is, ध्यान से देखो गाइस, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही बार में यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। एक का क्रॉस सेक्शन दिया, ए का जो है क्रॉस सेक्शन दिया है दिस, मतलब ये कुछ इस तरीके का है, ये आपका बी है और ये है आपका D/2, और जो दूसरा है कुछ इस तरीके का है, ये है आपका B/2 और ये है D, तो वही फॉर्मूला, सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन जेड एक्स एक्स, ठीक है, तो सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई अपॉन जेड एक्स एक्स, है ना, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम मूवमेंट, मूवमेंट तो पता नहीं, तो मूवमेंट वाई क्या है, ठीक है, ये हमारा ए फिगर है और ये फिगर हमारा बी है, तो इस बार हम जो निकाल रहे हैं ए का, बेंडिंग है ए का निकाल रहे हैं, तो बेंडिंग ए का निकाल रहे हैं, तो वाई ए का लेंगे, तो डी बाई न्यूट्रल एक्सिस से ये होता है वाई, तो D/2 का हाफ D/4, तो एम D/4 अपॉन इसका क्या आएगा
जेड एक्स की वैल्यू, दैट इज इसकी वैल्यू आ जाएगी इट इज बी, ओके, बी बी क्यूब अपॉन, ठीक है गाइस, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा हमारा, कहाँ है यार, ओके, इसको सॉल्व करोगे तो 24m/b³ और इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 12m/ b³। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, ये हमारा ए का है बीम और ये बी बीम का है, दोनों के बीच में रिलेशन देखो, तो दोनों में रिलेशन m से m कट जाएगा दोनों का, b³ से b³ कट जाएगा दोनों का, 12 से ये कट जाएगा 2, इससे क्या दिख रहा है, इससे ये दिख रहा है कि सिग्मा ए जो है वो ट्वाइस ऑफ सिग्मा बी है, ये निकला, ऑप्शन है कहीं सिग्मा ए इज ट्वाइस ऑफ, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से देखना गाइस, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, थोड़ा मुझे काम है, आज लेट भी हो गया काफी। On a simply supported beam is subjected to a point load P at a middle of the beam. The correct normal stress distribution across its cross sectional is given by which figure? ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है, मतलब बैंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है, सेंटर पे लगा रहे हो तो गाइस सेंटर पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो पहली बार सोचो सोचो खुद से कि डायग्राम कौन सा बनेगा इसका, ठीक है। वैसे तो ये गाइस ये जो क्वेश्चन है बैंड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बस अपन आपको बता देते हैं। देखो ये है, ऐसे लोड लगा रहे हो नीचे की ओर, इसका जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा, रेजिस्टिंग स्ट्रेस जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लोड इधर है तो रेजिस्टिंग स्ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में, इसका और सेंटर पे है तो सेंटर पे ये एक्सिस, तो ये ऐसा और ये ऐसा और सारी स्ट्रेस इस डायरेक्शन में, ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन करने का बहुत सारा तरीका होता है, ये एक छोटा सा आसान तरीका है। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ द बीम डिपेंड्स ऑन, बीम की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, सेक्शन मॉडुलस पे, कराया था ना क्वेश्चन अलग अलग बीम का, ओके। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम मेनली डिपेंड्स ऑन, अभी तो बताया सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम फॉलोज स्ट्रेट लाइन पाथ, सर्कुलर पाथ, पैराबोलिक पाथ या इलिप्टिकल पाथ, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बताओ बैंडिंग स्ट्रेस में शियर स्ट्रेस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया हमसे, चलो कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेस का सर्कुलर पाथ में बनता है जनरली, सॉरी पैराबोलिक पाथ, ठीक है, इस तरीके का बनता है ना। शियर स्ट्रेस डायग्राम किस तरीके से दिखाया था, इस पॉइंट पे टाउ की वैल्यू 0, इस पॉइंट पे टाउ की वैल्यू 0 और सेंटर पे टाउ की वैल्यू मैक्सिमम, इस तरीके का पैराबोलिक बनता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस का टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं बट शियर स्ट्रेस का भी चीजें आ गया, मिक्स आ रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ बीम इज लोडेड एज कैंटिलीवर, इफ द लोड एट द एंड इज इंक्रीज्ड द फेलियर विल अकर्स एट सपोर्ट पे, भाई जाहिर सी बात है, बीम है, कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम कैसा दिखता है, एक साइड से फिक्स रहता है इस तरीके, ये हो गया कैंटिलीवर बीम, है ना। तो इफ द लोड एट द एंड इज इंक्रीज, ये लोड इंक्रीज करते जाओगे तो जो सपोर्ट है वहीं से ना टूटेगा भाई, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेस्ड बीम एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो जाएगा, इनके बीच में कोई रिलेशन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में एक ही फॉर्मूला तो हम पढ़े थे यार, एक ही फॉर्मूला तो पढ़े थे, सिग्मा बी इज इक्वल टू ई आर अपॉन इंटू वाई, ये आर इधर भेज देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, तो डायरेक्टली ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। The steel bar is concrete. The steel bar in a concrete beam are embedded uniformly. स्टील बार कंक्रीट में यूनिफॉर्मली डालते हैं इन द सेंटर में या नियर बॉटम सेक्शन में या नियर टॉप सेक्शन में, क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर, बताइए। यस गाइस, नियर बॉटम सेक्शन, है ना, क्योंकि वहीं से तो बेंडिंग होता है ज्यादातर। नाउ अगला क्वेश्चन, स्टील बार 20 mm in diameter simply supported, अच्छा simply supported beam है, carries load center maximum stress in ना, जो क्वेश्चन कराया था ना ये वाला क्वेश्चन 5.1 वही क्वेश्चन ये भी है, तो इसको आप कर लेना, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए, if the maximum value of bending moment, if the maximum value of bending moment of simply supported beam, इतना bending moment दिया है,
द डायमीटर ऑफ द बीम इज दिस, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो बेंडिंग स्ट्रेस सर्कुलर बीम है ना, तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, m अपॉन जेड एक्सेस, है ना। ओके गाइस, एक चीज ध्यान देना, मैं कुछ गलत आपको स्टार्टिंग में बता दिया। जब ये रिलेशन यूज करते हैं ना, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड एक्सेस, और जब ये रिलेशन यूज करते हैं सिग्मा एम अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई यूज करते हैं गाइस इस केस में, ठीक है। ये m अपॉन आई, सॉरी m अपॉन वाई आई एक्स एक्स हो जाता है। ऊपर मैंने आपको सेक्शन मॉडुलस बता दिया, बल्कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, तभी तो वो क्यूब में आ रहा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बी डी क्यूब अपॉन 12 आ रहा था, अगर सेक्शन होता तो क्या आता, बी डी स्क्वायर अपॉन 6 आता। तो वो चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखकर सुधार लेना। ये रिलेशन यूज करते हैं तो m अपॉन जेड आता है, और सिग्मा बी अपॉन वाई यूज करते हैं तो m अपॉन आई आता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में क्या है, सिग्मा बी इक्वल टू एम अपॉन जेड एक्स एक्स हो जाएगा, है ना। और सर्कुलर के लिए जेड एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई, क्या होती है, पाई बाई 32 डी क्यूब, है ना, जेड एक्स एक्स की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 32 मूवमेंट अपॉन पाई डी क्यूब। अब 32 मूवमेंट दिया है कितना, 6.75 किलो है, तो 10 पावर 3, 10 पावर 3 अपॉन पाई की वैल्यू इंटू डी का क्यूब, डायमीटर कितना दिया है 75, 75 का क्यूब। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 162 के आसपास, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन सही कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इन द सिंपल बेंडिंग ऑफ बीम इज लीनियर। सिंपल बेंडिंग का मतलब क्या, सिंपल बेंडिंग का मतलब होता है, सिंपल बेंडिंग मींस बेंडिंग मूवमेंट विदाउट शियर। सिंपल बेंडिंग मतलब नॉर्मल बेंडिंग की बात कर रहा हूं, उस नॉर्मल बेंडिंग के केस में शियर नहीं होना चाहिए। इन दैट केस द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस विल बी लीनियरली वेरिएबल। बट अगर बेंडिंग के साथ साथ शियर स्ट्रेस भी आ रहा है तो वो लीनियरली ना होकर वो पैराबोलिक मूवमेंट करता है, ठीक है। अब पैराबोलिक कर रहे हैं इलिप्टिकल, ठीक है, इस तरीके से मूव करता है। ये फॉर्मूला क्या आता है गाइस, हमारा यही तो फॉर्मूला आता है, हमने जो देखा था, m अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ये देखो स्ट्रेस और बेंडिंग मूवमेंट लीनियरली है, तो इसलिए लीनियर ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, द पॉइंट ऑन बीम, अरे यार क्या हो गया, ओके लास्ट पेज है ना ये, हाँ। The point on the beam where the curvature changes from shagging to hogging, it is a point of, जल्दी से ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा ये, यस यार, शैगिंग टू हैगिंग। शैगिंग कर्व नहीं जानते हो, ये हॉगिंग हो गया, ये शैगिंग हो गया, है ना। द पॉइंट ऑन द बीम वेयर द कर्वेचर चेंजेस फ्रॉम शैगिंग टू हॉगिंग इज अ पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कंट्राफ्रैक्चर, क्या बोलते हैं इसको, याद आ रहा है कुछ, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। यस गाइस, इट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, ठीक है। जैसे कि इस तरीके बीम पे जब लोड लगाते हैं ना, इस तरीके बीम पे क्या होता है, जब हमारा ये जो कर्व है ये इस तरीके से इधर से ऐसा आता है फिर ऐसा हो जाता है। ये जो पॉइंट होता है जब बीम ऐसे मैक्सिमम हॉगिंग से शैगिंग बन गया, ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग कंट्रा फ्रैक्चर करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कंसीडर द बेंडिंग इक्वेशन गिवन बिलो, देखकर द टर्म आर, आर क्या है, आर क्या है यार, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतना आसान क्वेश्चन। आगे देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द न्यूट्रल एक्सिस विल बी बेंडिंग स्ट्रेस, ध्यान देना, शियर स्ट्रेस नहीं, बेंडिंग स्ट्रेस जीरो, शियर स्ट्रेस पूछता है तो मैक्सिमम करते हैं, ठीक है। अगला, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म शियर स्ट्रेस, देन द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, स्ट्रेन एनर्जी आ गया भैया, शियर स्ट्रेस के टर्म में स्ट्रेन एनर्जी का क्या फॉर्मूला, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ शियर इनटू थीटा, ओके। और अब ये फॉर्मूला होता है हमारा शियर के टर्म्स में आता है, दैट इज जी थीटा अपॉन एल विच इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन आर विच इज इक्वल टू टॉर्शन अपॉन जे। ये टॉर्शन जब पढ़े ना तब आता है ये बात। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाओ, तो थीटा की क्या हो जाएगा, एल टाउ अपॉन जी, इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं,
आ जाएगा 1/2 टाउ टाउ हो जाएगा टाउ का स्क्वायर एल अपॉन जी। कहीं ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? टाउ का स्क्वायर एल अपॉन जी, देयरफॉर द आंसर विल बी सी, टाउ स्क्वायर अपॉन 2g। ये आंसर सही हो जाएगा आपका। Okay, choose the correct diagram for the shear stress distribution in the hollow shaft along the radius. Along the radius, choose the correct diagram for the shear stress distribution in the hollow। अच्छा hollow का, हाँ ये चीज मैं बताना भूल गया। ये चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ गाइज। अपन चलते हैं और ये चीज सिखाते हैं आपको जरा, ये बहुत जरूरी है गाइज, ये आपको ये बताना था। देखिए टी का शेयर स्ट्रेस डायग्राम किस तरीके से बनेगा, टी शेप का अगर कोई है, ये मैंने इससे बनाया। देखो ये हमारा हो गया न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस तो जाहिर सी बात है न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है और जितने भी कॉर्नर पॉइंट होते हैं वहां पे जीरो होता है। ये कॉर्नर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टाई की वैल्यू जीरो और यहाँ टाउ की वैल्यू मैक्सिमम। बट उससे पहले एक यहाँ पे ये भी तो सरफेस आ गया ना, ये भी सरफेस आ गया। यहाँ से जो चीज निकलेगा वो कुछ इस कर्व होते हुए जीरो से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम तक मैक्सिमम चला जाएगा। इस बॉडी का मान ली ये पॉइंट है। इसके बाद ये थोड़ा सा आगे तक जाएगा, उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस तक ये क्या मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद मिनिमम होने लगेगा। इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके का, तो न्यूट्रल एक्सिस तक वो जाएगा हाई पे और वहां से ये पॉइंट पे आ जाएगा इस तरीके से, ये टी का। ठीक है, और एल एल का क्या बनेगा, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो इसके अपोजिट एक लाइन खींचिए। ये न्यूट्रल एक्सिस है मतलब इस पॉइंट पे बनेगा मैक्सिमम, ये होगा टाउ मैक्सिमम। इस पॉइंट पे एक ये यहाँ पॉइंट पे टाउ की वैल्यू जीरो, तो ये इस तरीके से स्टार्ट होगा, है ना। थोड़ा सा ये यहाँ से स्टार्ट हुआ जीरो, यहाँ तक गया, आगे तक थोड़ा जाएगा इस तरीके से, थोड़ा आगे तक, और उसके बाद यहाँ टाउ पे मैक्सिमम तक जाएगा, फिर मिनिमम होने लगेगा। ये एल का हो गया। ऐसे ही मैं बोलूँ कि बताओ भाई सी का क्या बनेगा, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया तो सी का कैसे बनेगा। देखिए ये यहाँ तक आएगा ऐसे जाएगा, ये नीचे तक आएगा ऐसे जाएगा और ये मैक्सिमम ऐसे, ये सी का बन गया। ऐसे ही अगर सर्कुलर शाफ्ट है, सर्कुलर का क्या बनेगा, सर्कुलर का यहाँ पे जीरो सेंटर पे मैक्सिमम। सर्कुलर शाफ्ट का शियर स्ट्रेस डायग्राम इस तरीके का बनेगा, है ना। ऐसे ही मैं हॉलो का बताऊं, ओके ये लाइन खींचा, यहाँ से स्टार्ट किया जीरो, क्योंकि ये लास्ट फाइबर है, यहाँ भी एक फाइबर है, तो यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आएगा, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आएगा और सेंटर पे क्या होगा मैक्सिमम इस तरीके का जाएगा। ठीक है, ये किसका बन गया हमारा, हॉलो का। तो आप इसका आंसर देखिए, पीछे ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो वही ऑप्शन आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन कहाँ है, तो ये क्वेश्चन, तो क्या लग रहा है, ये ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, फिगर ही गलत दिया है कहीं पे, यहाँ पे बेंडिंग, ये बेंडिंग स्ट्रेस का बना है, बेंडिंग स्ट्रेस का बना है, ये हमारा शेयर का बना है। ठीक है, ये हमारा शेयर का बना है, ये भी हमारा शेयर का है, ये हॉलो शाफ्ट का नहीं है, ये सॉलिड शाफ्ट का है। हॉलो शाफ्ट का फिगर ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द shearing stress distribution across a rectangular cross sectional beam। कैसा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, आपको करके मैं बताया था किस तरीके का बना था रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का। यस यार, पैराबोलिक नहीं नेचर। रेक्टेंगुलर सेक्शन का कैसा बनता है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है ना, इसका न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू मैक्सिमम, यहाँ टाउ की वैल्यू जीरो, यहाँ टाउ की वैल्यू जीरो। इसका शियर स्ट्रेस कैसा बनेगा, ये मैक्सिमम तक जाएगा और फिर जीरो आ जाएगा। ये कैसा नेचर है, ये है पैराबोलिक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फाइनली गाइज सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो अप्रोक्सीमेट 4 से 5 चैप्टर गाइज मैंने आपको बता दिया। आपके पास जो भी कॉम्पिटिटिव की बुक होगा उसमें टॉपिक वाइज को अलग अलग कर दिया है, तो आप देख लो। जनरली 4 से 5 टॉपिक मैं आपको खत्म करा चुका हूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देख लिए, तो बहुत कम क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, बहुत बहुत जबरदस्त बनते हैं। देखा बेंड शियर स्ट्रेस डायग्राम बना दिया किस तरीके से अलग अलग का, ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना है, समझने वाली बात है। तो वीडियो को, लेक्चर को देखिए, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मैं जरूर आपको सॉल्व करूंगा। जितना चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया इसी से क्वेश्चन आता है, इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा।
और मैंने कराया ना, आपको 8 से 10 साल का पेपर कराया मैंने अभी। आपने देखा है यही इससे क्वेश्चन आता है। एक भी ऐसा क्वेश्चन था जो हट कर आया नहीं ना। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे मैंने आपको बताया ये पूरे थ्योरी में। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।